कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इसके 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इस साल इस फ्रेंचाइजी की 5th मूवी रिलीज हुई है और उसे ही मैं एक्सप्लेन करने वाला था, बट मुझे पिछली मूवी की कहानी बिल्कुल भी याद नहीं थी, जिसके लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियोस को देखा और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इसका 4th पार्ट एक्सप्लेन किया ही नहीं है। इसलिए मैं आज इसका 4th पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके बाद मैं इसका 5th पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड नाउ बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो इसकी कहानी शुरू होती है एलिस के बचपन से। हम देखते हैं वो अपनी मदर ऑड्री और फादर गेराल्ड और अपने भाई क्रिश्चियन के साथ न्यू मैक्सिको में रहती है। गेराल्ड के फादर टीवी देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी को आज मौत की सजा दी जाएगी। वही एलिस भी बैठी होती है और वो बताती है कि उसे सजा मिल गई है और अब वो मर चुका है। और इतना ही नहीं, वो तो उसका नाम भी बताती है, साथ ही उस आदमी से पूछी गई उसकी आखिरी इच्छा तक एलिस बता देती है। अब इसका कारण हम तो जानते हैं कि एलिस के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, और इस चीज से उसके फादर को काफी चिढ़ होती है, क्योंकि जब ये एलिस बताती है तो वो समझ जाते हैं। बट आगे कुछ हो इससे पहले ऑड्री यहाँ पर आकर बच्चों को यहाँ से ले जाती है। वो एलिस को समझाती है कि उसके पास कुछ पावर्स है जिससे कुछ लोग डरते हैं और उनमें उसके फादर भी आते हैं, इसीलिए वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और ना ही अपने फादर को। वही क्रिश्चियन एलिस के साथ रहता है, इसलिए वो भी डरा रहता है। इसलिए उसकी मदर उसे एक विसल देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे बस इसे बजा देना, मैं तुरंत ही चली आऊंगी। इनकी मदर के जाने के बाद ये सो जाते हैं, पर इसके कुछ देर बाद एलिस को रूम में किसी के होने का एहसास होता है, जो कि एक बच्चे की आत्मा होती है। एलिस उस बच्चे की आत्मा से बात करने लगती है। इसे देख क्रिश्चियन डर जाता है और वो बेड में छुप जाता है। तो अभी उसके पीछे हम लिपस्टिक फेस डीमन को देखते हैं। इससे डर वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने से गेराल्ड गुस्से में यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं फिर एलिस को भूत दिखा होगा। इसीलिए वो एलिस को मारते हैं और फिर उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। ऑड्री ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने पति से डरती है। वही अंदर एलिस को किसी आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो उसे गेट खोलने के लिए कहती है। एलिस भी बिना कुछ सोचे उस गेट को खोल देती है और उस गेट से हम एक हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं जिसकी पूरी उंगलियों में चाबी होती है और इस डीमन का नाम है की फेस। पर दरवाजे के खुलते ही एलिस को की फेस पोजेस कर लेता है और यहाँ हम की फेस का चेहरा नहीं देख पाते। अब उसके पोजेशन से पूरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। ऑड्री समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो एलिस के पास बेसमेंट में चली आती है, पर उसके आते ही की फेस उसे इलेक्ट्रिक वायर से लटका देता है, जिससे ऑड्री का दम घुटने लगता है। गेराल्ड भी इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, पर तब तक ऑड्री जमीन पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि ऑड्री की मौत हो चुकी है। गेराल्ड इंसान कैसा भी हो, पर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे एलिस पर काफी गुस्सा आता है। इसके तुरंत ही बाद प्रेजेंट टाइम में एलिस की आंख खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बस सपना देख रही थी। हम स्पेक्स और टकर को भी यहाँ पर देखते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी कहानी इसके 3rd पार्ट के बाद की है और 1st पार्ट से पहले की है। इसका मतलब कि एलिस अभी डाल्टन से नहीं मिली है। खैर, उठने के बाद एलिस को टेड नाम के आदमी का कॉल आता है जो कि काफी डरा होता है। वो एलिस से हेल्प मांगता है और उसे बताता है कि उसके घर में कुछ चल रहा है। एलिस भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर जब वो आदमी अपना एड्रेस उसे बताता है तो एलिस तुरंत ही डर जाती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। इसका कारण है कि जिस घर में वो रह रहा है वो घर कोई और नहीं बल्कि एलिस का था जब वो बचपन में वहाँ रहा करती थी, यानी कि न्यू मैक्सिको। वो जानती है उस घर में क्या है, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से डर रही है। ये बात वो स्पेक्स और टकर को भी बताती है, जिस दौरान उसे रियलाइज होता है कि ये सब जो भी हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं एलिस ही है, क्योंकि उसी ने उस डीमन को आजाद किया था। इसीलिए वो यहाँ पर फैसला करती है कि वो वहाँ पर जाएगी और उस आदमी की हेल्प करेगी। बट वो यहाँ पर स्पेक्स और टकर को ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो डीमन उसके पीछे पड़ा है और वो उसके करीबियों को मार देता है, जैसे कि उसने उसकी माँ को मारा। इसलिए वो नहीं चाहते कि स्पेक्स और टकर को कुछ भी हो उसकी वजह से। पर स्पेक्स और टकर भी कहाँ मानने वाले हैं। वो अगले दिन एलिस के साथ जबरदस्ती चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये टेड से मिलते हैं। टेड बताता है उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस घर को खरीदा था, ये जानते हुए कि ये हॉन्टेड है। वो इसलिए क्योंकि वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब से उसने इस घर को खरीदा है उस दिन से ही उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो मोस्ट प्रोबेबली एक ही रूम से आती है जिसे उसने लॉक कर रखा है। और उस रूम के बाहर उसने काफी सारी धार्मिक किताबें रख रखी हैं ताकि जो शक्ति अंदर है
वो बाहर ना आए, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ घटनाएं होती रही, इसीलिए उसने एलिस से कांटेक्ट किया। अब ये पता चलने पर एलिस उस रूम में जाती है और उसे पता चलता है कि ये रूम कोई और नहीं बल्कि उसी का था जब बचपन में वो यहाँ पर रहा करती थी। खैर रात होते ही ये अपना काम शुरू करते हैं। ये सभी एलिस को उसके रूम में अकेला छोड़ देते हैं और उसके बॉडी पर एक कैम रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि वो बाहर से उस पर नजर रख सके। इनके जाने के बाद एलिस को इस रूम में से अपने भाई क्रिश्चियन की वही विसिल मिलती है जो उसकी माँ ऑड्री ने उसे दी थी। वो तुरंत ही इसे लेकर अपने गले में पहन लेती है और साथ ही उसे इस घर में कुछ चाबियां भी दिखती है। लेकिन इसके बाद हम एक परछाई को एलिस के पीछे देखते हैं जो उसे डराने लगती है और वो उसे अपने साथ नीचे ले आती है, जहाँ हम कैमरे के जरिए उस परछाई को देख पाते हैं जो कि एक औरत की आत्मा होती है। एलिस उसे छूने की कोशिश करती है जिसके तुरंत ही बाद वो एलिस का गला पकड़ लेती है। ये देख स्पेक्स, टकर, टेड तुरंत ही एलिस के पास चले आते हैं। वो अंदर आके देखते हैं कि एलिस ठीक है, बट एलिस इन्हें बताती है कि वो उसकी विसेल अपने साथ ले गई है। साथ ही वो इन्हें बताती है कि यहाँ पर कई सारी आत्माएं हैं, खासकर लड़कियों की, जिनमें से उसने एक को तो अपने बचपन में भी देखा था। यह एलिस इन्हें अपनी बचपन की घटना के बारे में भी बताती है। जब वो 16 साल की थी, वो अपने भाई के साथ इसी घर में सफाई कर रही थी। इस दौरान उसे वॉशरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब एलिस वहां पर जाती है तो वो एक लड़की की आत्मा वहां दिखती है और वो उससे बात करने लगती है। तभी यहाँ पर गेराल्ड आते हैं। वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। इस चीज से एलिस डर जाती है क्योंकि अब जानती है कि वो उसके साथ क्या करेंगे, बट वो यहाँ पर उनका सामना करती है और इस घर को छोड़ने का फैसला करती है। एलिस का भाई क्रिश्चियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलिस फिर भी नहीं रुकती, जिसके बाद वो अमेरिका चली आई और अपनी पूरी जिंदगी उसने यहीं पर बिताई। नाउ बैक टू स्टोरी। फिलहाल ये काम बंद कर देते हैं और अगले दिन ये लंच के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात 2 यंग लड़कियों से होती है, मेलिसा और इमोजीन। एलिस को ये दोनों काफी फेमिलियर लग रही होती हैं और इसका कारण भी है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसके भाई क्रिश्चियन की ही बेटियां हैं। और जब क्रिश्चियन यहाँ पर आता है तो एलिस उसे पहचान लेती है। क्रिश्चियन भी उसे पहचान लेता है, बट वो उससे बात करना नहीं चाहता और ना ही वो उससे कोई रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि जब उसे एलिस की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे छोड़ के चली गई थी। और रिश्ते सिर्फ बनाने से नहीं होते हैं, उन्हें निभाना भी पड़ता है। खैर क्रिश्चियन तो यहाँ से चला जाता है, बट मेलिसा और इमोजीन यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वो अपनी आंट से मिलकर काफी खुश होते हैं। एलिस मेलिसा को उसी विसल की फोटो देती है और वो कहती है क्रिश्चियन को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर उसने इसे देख लिया तो वो उसके घर पे जरूर आएगा। अब इसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है ये अपना काम फिर शुरू करते हैं और इस बार ये उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसे इन्होंने कल देखा था। तभी इन्हें विसल की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा एलिस करती है और एलिस के पीछे टकर भी जाता है। ये विसल की आवाज सुनते सुनते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब इन्हें बेसमेंट की दीवार से वही विसल की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए एलिस इस आत्मा से कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब ये आत्मा हाँ और ना में देती है विसल बजाकर। जिसके बाद एलिस को पता चलता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है, इसलिए एलिस दीवार को खुरचने लगती है और उसे मिलता है एक दरवाजे का लॉक, यानी कि इसके पीछे कोई सीक्रेट रूम है। अब लॉक से एलिस को चाबियां याद आती है जो उसने कल ऊपर वाले रूम में देखी थी, इसलिए तुरंत ही वो वहां जाकर चाबियां ले आती है। और जब वो इस गेट को खोलती है तो वो देखती है सच में इसके पीछे एक सीक्रेट रूम है, साथ ही एक लड़की भी जो कि जंजीरों में बंधी होती है। तभी अचानक एलिस को वही आत्मा डरा देती है ये कहकर कि इसकी मदद करो। इससे ये पता चलता है कि ये लड़की जो जंजीरों में बंधी है ये जिंदा है, और इससे पहले कि ये उसकी हेल्प करते यहाँ पर टेड आकर इन पर गन तान देता है, यानी कि इन सब के पीछे टेड का ही हाथ है। वो एलिस टकर को भी इसी लड़की के साथ यहाँ पर लॉक करके चला जाता है और वो स्पेक्स को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे भी मार सके, लेकिन स्पेक्स उसे ही मार देता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और वो बताती है कि ये लड़की 4 महीनों से गायब थी। पुलिस स्पेक्स को कुछ भी नहीं करती क्योंकि जो भी उसने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, पर पुलिस इन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें इनका स्टेटमेंट चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टेड को पता है कि उसने एक लड़की को यहाँ पर कैद कर रखा है तो उन्होंने एलिस को क्यों बुलाया। इसका कारण यह है कि इस लड़की की आत्मा ने टेड को काफी सताया था, जिससे परेशान होकर उसे मजबूरन एलिस को बुलाना ही पड़ा। खैर नेक्स्ट डे एलिस टकर स्पेक्स पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, जिस दौरान क्रिश्चियन अपनी बेटियों के साथ अपने पुराने घर पर चला आता है उस विसल को लेने। अंदर जाकर ये सभी उस विसल को ढूंढने लगते हैं और मेलिसा ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है। इसी दौरान हमें पुलिस स्टेशन में एलिस दिखाई जाती है जिसे मेलिसा की आत्मा दिखती है। वो समझ जाती है कि मेलिसा के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो तुरंत ही स्टेटमेंट देकर यहाँ से घर की तरफ निकल जाती है।
वही हम मेलिसा को देखते हैं जिस पर की फेस अटैक कर देता है और वो उसकी आत्मा को कैद कर फर्दर ले जाता है। और जब एलिस घर पर आती है तो वो जानती है कि मेलिसा के साथ क्या हुआ होगा। इमोजिन बताती है कि उसने पूरा घर देखा बट मेलिसा उसे नहीं मिली। यहाँ पर एलिस कहती है कि वो जानती है कि वो कहाँ पर है और एलिस उन्हें ले जाती है उसी सीक्रेट रूम में जहाँ पर मेलिसा की बॉडी जंजीर से बंधी होती है और उसे होश बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में है ही नहीं। मेलिसा की बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है और इमोजिन के पूछने पर कि क्या चल रहा है, एलिस बताती है कि इस सब का कारण वो ही है क्योंकि उसके कारण ही एक मॉन्स्टर इस दुनिया में आ गया और वही मेलिसा को अपने साथ ले गया है और उसे इसे रोकना होगा। यहाँ पर इमोजिन भी एक चीज उससे कन्फेस करती है कि उसके पास भी कुछ शक्तियां हैं जैसे कि एलिस के पास है, इसलिए वो उनकी हेल्प करेगी और वो यहीं पर रुकने का फैसला करती है। अब अंदर आकर एलिस सबको टेड का सामान ढूंढने के लिए कहती है जिससे वो यहाँ पर मौजूद सभी आत्माओं से कम्युनिकेट कर पाए, जिनमें से एक आइटम होता है वो बाइबल। इसे ढूंढने के लिए स्पेक्स और इमोजिन ऊपर चले जाते हैं। वही टकर एलिस के साथ जाता है और ये दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टकर को एक ड्रेस मिलती है, पर जब एलिस उसे छूती है तो उसे विजन्स आते हैं जिसमें उसके पिता गेराल्ड टेड की तरह एक लड़की को पकड़े हुए हैं इसी सीक्रेट रूम में और ये ड्रेस इसी लड़की की है। हम देखते हैं गेराल्ड के जाते ही ये लड़की इस सीक्रेट रूम से भागने में कामयाब हो जाती है, पर इस दौरान एलिस उसे देख लेती है और ये वही घटना होती है जो एलिस के घर छोड़ने से पहले घटी थी, यानी कि जब वो 16 साल की थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिसे एलिस भूत समझ रही थी असल में वो जिंदा लड़की थी। और फिर आगे क्या हुआ हम जानते ही हैं। एलिस के जाते ही गेराल्ड यहाँ पर आकर इस लड़की को जान से मार देता है और वो इस लड़की का नाम पुकारता है जो कि है एना। विजन्स देखने के बाद एलिस को काफी गिल्ट फीलिंग होती है क्योंकि उसकी वजह से ही इस लड़की की मौत हुई थी। पर आगे हम देखते हैं कि इस ड्रेस का धागा एक वेंटिलेशन शाफ्ट से बंधा होता है और जब वो उसके अंदर झांकते हैं तो उसके अंदर एक सूटकेस पड़ा होता है। अब क्योंकि इस वेंटिलेशन का होल काफी छोटा होता है इसलिए उसमें टक्कर नहीं जा पाता, इसलिए मजबूरन एलिस को अंदर जाना पड़ता है। और जब वो सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर उसे काफी सारे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और साथ ही एक बैच भी जिस पर एना लिखा होता है। वो समझ जाती है कि ये एना के कपड़े थे और इसे देख उसे काफी बुरा भी लगता है, पर इसके बाद जो वो देखती है उसे उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उस सूटकेस की तरह वहाँ पर और भी कई सारे सूटकेस होते हैं। वो समझ जाती है कि एना कोई इकलौती लड़की नहीं थी। यहाँ एलिस एक चीज और समझ जाती है कि चाहे उसके पिता लाख बुरे थे लेकिन वो खूनी नहीं थे और उन्हें खूनी बनाया इस की फेस ने, क्योंकि जब से वो आजाद हुआ उसने इस घर के आदमी को पोजेस किया और उनसे लड़कियों के मर्डर्स करवाए। अब एलिस जब इन सूटकेस को चेक कर रही होती है तभी उसमें से की फेस निकल कर उस पर अटैक कर देता है और वो उसकी आत्मा को भी अपने साथ फर्दर में ले जाता है। एलिस की चीखें सुन टकर अंदर जाता है और वो उसकी बॉडी को बाहर निकाल देता है। वो देखता है कि वो बेहोश हो चुकी है, साथ ही वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो बाकियों को यहाँ पर बुला लेता है। वही हम फर्दर में एलिस को देखते हैं जिसके सामने उसी का छोटा वर्जन होता है, यानी कि जब वो बच्ची थी तभी यहाँ पर कीफेस आकर उसे भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ये जानते हैं एलिस कहाँ पर है और वहाँ पर एक ही जना इनमें से जा सकता है जो कि इमोजिन है, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है। फर्दर में पहुंच उसे एना की आत्मा मिलती है जो उसे रेड डोर तक ले आती है क्योंकि एलिस इसके अंदर ही है। साथ ही वो उसे वो विसिल भी देती है जिसे लेकर इमोजिन अंदर चली आती है और एलिस को ढूंढने लगती है। वही हम एलिस और मेलिसा को देखते हैं, ये दोनों प्रिजन में होते हैं और यहाँ पर की फेस भी होता है। वो एलिस के सामने उसके पिता को आजाद कर देता है और एलिस को एक छड़ी देता है ताकि वो उसे मारे। क्योंकि एलिस के मन में उसके पिता के लिए काफी घृणा भरी होती है तो वो अपने पिता को मारने लगती है क्योंकि उसके पिता ने बचपन में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। पर सही टाइम पर इमोजिन आकर एलिस को रोक लेती है। एलिस भी रुक जाती है और समझ जाती है कि ये शैतान उसे जानबूझकर पोक कर रहा है ताकि उसके अंदर की नेगेटिविटी से ये खुद को और ताकतवर बना सके। अब एलिस के रुकते ही की फेस को गुस्सा आता है इमोजिन पर और वो उसे भी पकड़ लेता है और अब मेलिसा और इमोजिन दोनों उसके कब्जे में होते हैं। एलिस कहती है कि वो इनको छोड़कर उसे ले ले, बट वो वैसा नहीं करता। वो मेलिसा और इमोजिन को तो अपना गुलाम बनाता ही है, साथ ही वो एलिस पर भी अटैक कर देता है। हम एलिस के फादर को भी देखते हैं जो कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीफेस काफी ताकतवर होता है जिसका सामना गेराल्ड नहीं कर पाते और ये चीज एलिस देखती है और इससे प्रूव होता है कि एलिस के पिता इतने भी बुरे नहीं थे, इसका कारण कीफेस ही था। खैर इससे पहले कि कीफेस उसे अपना गुलाम बनाता, इमोजिन वो विसल एलिस की तरफ फेंक देती है जिसे एलिस बजा देती है और ऐसा होते ही यहाँ पर ऑड्री आ जाती है।
अब क्योंकि ऑड्री के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो कीफेस का सामना करती है और उसे काफी दूर फेंक देती है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। जिस दौरान एलिस एक रेड डोर खोलती है जिसके अंदर हम डाल्टन को देखते हैं जब वो सीढ़ियों से गिरा था, और ये सीन पहली मूवी का है। इस टाइम एलिस डाल्टन को नहीं जानती थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है, पर वो यहाँ पर एक मिस्टेक कर देती है कि वो इस दरवाजे को खुला छोड़ देती है। आखिर में ये अब सही जगह पहुंच जाते हैं और जाते जाते एलिस अपनी माँ को गुड बाय कहती है। हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया होता है, मेलिसा भी ठीक हो गई है और एलिस भी अपने बॉडी में आ जाती है। ये सभी अस्पताल आते हैं और यहाँ पर एलिस और क्रिश्चियन एक साथ आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, खासकर एलिस, क्योंकि उसे अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एलिस भी अमेरिका चली आती है, लेकिन देर रात एलिस को एक सपना आता है जिसमें वो डाल्टन को देखती है, साथ ही उसके पास लिपस्टिक फेस डीमन को भी, जिसे देख वो डर कर उड़ जाती है। तभी उसे लोरेन का कॉल आता है और वो उसे हेल्प मांगती है डाल्टन के लिए। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस चैप्टर 4 की कहानी। एंड नाउ आते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो पर, जो कि काफी शॉर्ट है। तो आखिर के सीन में जो दिखाया जाता है उससे पता चलता है कि डाल्टन के साथ प्रॉब्लम क्यों और कैसे स्टार्ट हुई थी, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि एलिस ही थी, क्योंकि उसने उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया जिसकी वजह से लिपस्टिक फेस डीमन डाल्टन के पीछे पड़ गया। एक चीज और हमें समझ आती है कि लिपस्टिक फेस डीमन काफी पुराना है, क्योंकि वो तब भी था जब एलिस बच्ची थी और वो उस टाइम भी मौजूद है जब डाल्टन है। और मैं बता दूं कि 5th पार्ट में भी यही होने वाला है, यानी कि ये काफी पुराना है। आशा है कि एक दिन इस फ्रेंचाइजी में लिपस्टिक फेस डीमन का ओरिजिन भी हमें दिखाया जाएगा कि आखिर ये कहाँ से आया। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो, और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग 4th पार्ट यानी कि चारों के पार्ट के, तो आप यही पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप इस मूवी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका 3rd पार्ट देखें, देन 4th, उसके बाद 1 और 2, और आखिर में इसका 5th पार्ट जो कि सीधा सीक्वल है 2nd पार्ट का ही। तो 2nd पार्ट मेन हो जाता है अगर आप इसका 5th पार्ट देख रहे हैं। तो बस करते हैं आज की वीडियो को एंड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एंड मिलते हैं इसके 5th पार्ट में।